स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। आप हमारे साथ जुड़े हैं पोस्ट डे 2 के बाद। डे 1 तो स्टंप हो चुका था, लेकिन टॉस भी नहीं हुआ था। लेकिन जब दूसरा डे चालू हुआ तो टॉस भी हुआ, और हर बार की तरह इंडिया हार भी गई। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इंडिया की बैटिंग आई क्योंकि न्यूजीलैंड के पास थे 5 फास्ट बॉलर, और वो चाहते थे कि स्टार्टिंग से वो अटैक करे और इंडिया को बैकफुट पे ढकेल ले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके इरादे पहले पहले तो ऐसा लग रहा था उन्होंने गलती कर दी बॉलिंग चूज करके, लेकिन टेस्ट क्रिकेट है भाई, कब भी पलट जाता है। तो आफ्टर 62 रन इंडिया का विकेट गिरता है, और एक नहीं, एक के बाद लगातार और एक गिरता है, मतलब 2 विकेट हो जाते हैं। लेकिन बाद में विराट कोहली और रहाणे इनिंग को स्टेडी करते हैं। लेकिन ये गेम भी 2 ही सेशन का होता है। तीसरा सेशन तो बैड लाइट की वजह से हो ही नहीं पाता है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस 2 सेशन में, और क्या इंडिया का स्कोर रहा, और किस तरीके से इंडिया ने अपनी, और अभी थोड़े अच्छे मुकाम पे है, और इससे और आगे अच्छा हो सकता है। जी हाँ। तो कल टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, बादल ऊपर थे और पिच में थोड़ी बहुत हमें घास भी दिखाई दे रही थी। न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया कि वो जो अपने 5 बॉलर है वो पांचों पांचों फास्ट बॉलर्स रहेंगे। इसका मतलब स्पिनर को जगह नहीं थी। जो कि हम सोच रहे थे कि अजाज पटेल को 15 मैन स्क्वाड में लिया गया तो अजाज पटेल शायद खेलेंगे खेलेंगे। और इस पे शेन वॉर्न ने नाराजगी भी जताई थी अपने ट्वीट पे से कि न्यूजीलैंड ने एक भी स्पिनर को नहीं खिलाया। पर हम शायद समझ सकते हैं कि ओवरकास्ट कंडीशन थी और सबसे बड़ी बात थी कि न्यूजीलैंड की जो ताकत है वो उनका फास्ट बॉलिंग अटैक है। और हमें ये पता है कि इंडियन प्लेयर स्पिनर को कितना बढ़िया खेलते हैं। और जब नीचे बात आ जाती है, अगर ऋषभ पंत को हम देखें, हमने चाहे ऑस्ट्रेलिया में देखा है इंग्लैंड में देखा, तो जब स्पिनर आता था उनके सामने तो वो फोड़ देते स्पिनर को और फिर वहां से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता था। तो ऐसा भी हो सकता था कि न्यूजीलैंड ने ये दोनों चीजों को ध्यान में रखा हो कि इंडिया स्पिनर को अच्छा खेलती है और सबसे बड़ी बात कि उनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग अटैक है। तो उन्होंने वैगनर को खिलाया, गोल्ड, टीम साउदी, काइल जेमिसन और कॉलिन डी ग्रैंडो, ये पांचों खेले। इंडिया ने डिसाइड किया कि जो उन्होंने 2 दिन पहले अपनी पहले प्लेइंग 11 डिक्लेयर की थी वो उसी के साथ जाएंगी। और रवि शास्त्री का भी इंटरव्यू हुआ था, पॉलिसी पे बात हुई। उन्होंने ये किया कि हम जो पिच है और जो ओवरकास्ट कंडीशन है उसको हम एकदम हटा देना चाहते हैं गेम में से। और रवि शास्त्री ने कहा था कि अगर अगर ऐसा होता था कि एक एक 1.5 दिन का और खेल ऐसी, जैसे फर्स्ट डे का जो खेल है वो बारिश की वजह से धुल गया, अगर वैसे अगर अगले 1-1.5 दिन का भी खेल वैसे ही अगर धुल जाता तो फिर हम सोच सकते थे कि हम हमारे लाइनअप में चेंज करें। पर उन्होंने चेंज नहीं किया। तो मैं आपको पहले स्कोर कार्ड बता देता हूँ। तो टोटल 64.4 ओवर्स का खेल हुआ जिसमें इंडिया ने बनाए 146 रन 3 विकेट के लॉस पे। रोहित शर्मा ने 34 रन बनाए, शुभमन गिल ने 28 रन बनाए, चेतेश्वर पुजारा ने 8 रन बनाए। और ये तीनों पवेलियन लौट गए। अभी फिलहाल जो क्रीज पे है वो विराट कोहली कप्तान 44 रन बना के नाबाद, और उप कप्तान इंडियन टीम के अजिंक्य रहाणे जो कि 29 रन की पारी खेल रहे हैं। रोहित शर्मा का विकेट काइल जेमिसन ने दिया, कैच आउट हुआ टीम सऊदी के द्वारा। टीम सऊदी ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ी थी। शुभमन गिल का विकेट नील वैगनर ने निकाला अपने पहली ओवर की तीसरी बॉल पे। फर्स्ट सेशन खत्म होने को तब 2 या 3 ओवर ही बाकी थे और तब शुभमन गिल को जाना पड़ा। फिर चेतेश्वर पुजारा आते और वो 54 गेंदें खेलते हैं पर मात्र 8 रन बना के ट्रेंट बोल्ट का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, तो इंडिया का टोटल स्कोर हो जाता है 146, 134 फॉर 146, 140, 6। 146 पर 3 विकेट। और कोहली खेल रहे थे 44 नाबाद, और अजिंक्य रहाणे 29 नाबाद। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के कप्तान और वाइस कप्तान पूरी तरीके से तैयार थे कल, और उनका कंसंट्रेशन देखना था आपने, मतलब 2-3 बार भले ही अंदर बाहर हुआ, मतलब
खेल फिर से चालू हुआ तो तब बैट्समैन का जो कंसंट्रेशन है उसमें लैप्सेस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों ने खेला है बहुत ही बढ़िया खेला और अपनी मतलब इनिंग को भी बहुत बढ़िया बिल्ड किया। जिस तरह से विराट कोहली आते ही चौका लगा, ऐसा लगा कि वो इसी प्रकार से खेलने वाले हैं। लेकिन जैसे वो मतलब पहले मतलब बैकफुट से मतलब पहले देखते थे कि गेंद आने वाले, थोड़ा लेट खेलते थे और बाहर किए तो छोड़ देते थे। तो बहुत बढ़िया से मतलब टैकल किया उन्होंने स्विंग को। और जो ड्यूस की बॉल है वो तो हमने देखा कि बहुत देर तक भी स्विंग कर ही रही थी। तो शायद उसके लिए उन्होंने नील वैगनर को रखा है, क्योंकि उनका वो स्ट्रेंथ है कि जब बॉल पुरानी हो जाती है वो आके स्विंग करा सकते हैं और अच्छे टप्पे पे डालते हैं। जी हाँ, तो ये तो हमने बात कर रही थी कि किस तरीके से स्कोरबोर्ड रहा और किसने कितने रन्स बनाए। पर अब हम बात करेंगे कि क्या-क्या चीजें हुई खेल के दौरान, किसने किस तरीके से स्टार्टिंग की। हाँ, क्योंकि हमें कभी-कभार जो स्कोरबोर्ड रहता है वो खेल के बारे में बताता नहीं है कि किसने कैसा प्रदर्शन करा। कभी-कभार किसी खाते में विकेट नहीं रहते, पर वो गेंदबाज बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करके चले जाते हैं। तो देखिए, पहली पहली बॉल डाली गई टीम साउथ की और पहली बॉल पे 3 रन मिले रोहित शर्मा को, पहली बॉल पे खाता खुला। हमने देखा कि शुरुआत के जो 10-15 ओवर थे, जिसमें से स्टार्टिंग के 10 ओवर टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट ने डाले थे, उसमें वो दोनों ही अपनी लाइन और लेंथ पकड़ नहीं पाए थे। बहुत सारी जो गेंदें थी, वो वाइड जा रही थी, मतलब लेग स्टंप को छोड़ते उधर निकल जा रही थी और बहुत सी गेंदें ऑफ ऑफ पे वो पिच कर रहे थे और ऑफ स्विंग होके वो आउट स्विंग होके वो बाहर चली जा रही थी। मतलब दोनों इस तरीके से ने बैट्समैन को सेट करवाए कि बैट्समैन को वो खेलना ही पड़े। जो हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में कि आप बैट्समैन को खेलने पे मजबूर कीजिए, कि बैट्समैन को बॉल को छेड़ना पड़े और इनसाइड एज या आउटसाइड एज करके चांस बने विकेट गिरने का। तो शुरुआत के 10 ओवर में हमें इस तरीके से कुछ देखने को नहीं मिला। जो शुभमन गिल थे, रोहित शर्मा थे, दोनों ने बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया। हमें इसकी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों ने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ खेला। जो बॉलें छोड़ के जा रही थी उन्हें उन्होंने कुछ छेड़ा नहीं और जो खेलने लायक बॉल थी, जो ज़्यादा ही एकदम ओवर पिच थी, उसी बॉल को उन्होंने और सबसे बड़ी बात थी कि वो स्ट्रेट खेलने को ट्राई कर रहे थे। जो हम देखते हैं कि रोहित शर्मा कभी-कभार लेग पे जाते हैं मिड विकेट की तरफ मारने के लिए, तो वो दोनों ही ट्राई कर रहे थे कि वो स्ट्रेट बैट से खेलें। जी हाँ। और जिस तरह से रोहित शर्मा खेले मतलब स्टार्टिंग में बॉल छोड़ रहे थे, जो आई उसको मार भी रहे थे, लेकिन ज्यादातर गेंदें उन्होंने छोड़ी जिनपे उनको परेशानी हो। लेकिन बाद में जब जैसा हमने देखा कि उनके सामने कॉलिंडी ग्रैंड होम बॉलिंग डाल रहे थे और शुभमन को बाद में काइल जेमिसन लगातार 5 ओवर उनको डाले, तो तब तक शायद उनको मतलब कॉलिंडी ग्रैंड होम का ओवर फेस करने की तैयारी थी उनकी। मतलब चौके चौके लगा रहे थे बैकफुट से होकर, पंचेस मार रहे थे। लेकिन जैसे ही काइल जेमिसन आए तो 5 ओवर के बाद मतलब, क्योंकि उन्होंने 30 बॉलें शुभमन को डाली थी और इनको पहले ही गेंद थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा उनको मजबूर किया। वो पहली बार था जब रोहित शर्मा ने अपने हाथों को ऐसा फेंका मतलब शरीर से दूर, और उसी गेंद में विकेट चली गई। जी हाँ, जो वो क्योंकि थोड़ा हम मतलब ये बात कर रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से खेल रहे थे। वो बॉल के पहले तक मतलब उन्होंने बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, पर शायद वो थोड़े लालची हो गए, उसको कवर ड्राइव मारने चले गए रोहित शर्मा और वो बहुत ज़्यादा दूर से खेल गए अपनी बॉडी के। और सेम गलती फिर शुभमन गिल के द्वारा भी हो गई। नील वैगनर अपना पहला ही ओवर डाल रहे थे, तीसरी गेंद थोड़ी-सी आउटसाइड ऑफ थी और शुभमन गिल ने वो बॉल को छेड़ दिया और आउटसाइड एज रख के बीजे वॉटलिंग ने अच्छा कैच पकड़ा। पुजारा पुजारा और फिर कोहली थे स्ट्राइक पे, मतलब क्रीज पे। पुजारा तो हमें पता है कि वो ट्राई कर रहे थे कि वो बॉल को पूरा ना कर पाए, पर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ड्यूक्स का बॉल है ना, वो बहुत लंबे समय तक वो स्विंग होते रहता है और अगर आप सिर्फ उसको पुराना करने के चक्कर में आप उसे खेलते रहेंगे, तो एक बॉल ऐसी ज़रूर आने वाली है जिस पे आप बीट हो जाओगे और वो आपकी विकेट लेके चली जा सकती है। जिस तरीके से चेतेश्वर पुजारा ने मतलब वो 34-35 गेंदे ली अपना पहला रन बनाने के लिए, वो शायद एक इंडियन टीम का एक
हिस्सा हो सकता है कि ऐसी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन ड्यूक्स के बॉल के साथ हमने देखा है कि वो पुराना होने के बाद भी स्विंग करता है, हरकत करता है। सिर्फ आपको एक गेंद चाहिए आपका आउट होने के लिए, तो तब तक आप चाहते हैं कि जितने आप गेंद खेल ले तो आपके थोड़े उतने उतने नहीं, मतलब फिर भी उससे 50-60% रन हो। जी हाँ, और ये जो गेंद थी, जो ड्यूक्स की बॉल जो यूज की थी, वो नॉर्मल ड्यूक्स की बॉल से थोड़ी और ज्यादा कलर में डार्क थी। इसका मतलब कि उसमें और ज्यादा स्विंग होने की चांसेस थे, और लंबे समय तक स्विंग होने के। और जो ट्रेंट बोल्ट ने हम जो बात कर रहे थे कि सिर्फ एक गेंद चाहिए, आप 60 बॉल खेल लो, आप 100 बॉल खेल लो, आपको सिर्फ एक गेंद चाहिए आउट होने के लिए। और वही बहुत बढ़िया बॉल ट्रेंट बोल्ट ने डाली, टप्पा खा के वो सीधे आ गई एकदम पैड्स पे, और चेतेश्वर पुजारा एलबीडब्ल्यू हो गए। हालांकि विराट कोहली ने अच्छे इंटेंट के साथ रन बनाए, अजिंक्य रहाणे, और हम समझ सकते हैं चेतेश्वर पुजारा का वो इंटेंट रहता है। पर शायद कभी कभी प्लेयर को कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ढालना जरूरी है। जैसे हम ऋषभ पंत की बात करते थे कि वो आते से बड़े शॉट मारने लग जाते थे, और उन्होंने खुद को ढाला, उन्होंने समझा। तो चेतेश्वर पुजारा काफी एक्सपीरियंस प्लेयर, और हम अच्छा कमबैक की अपेक्षा करेंगे उनसे सेकंड इनिंग में, कि वो थोड़ा ये भी समझे कि देखिए, इस वजह से ना जो नॉन स्ट्राइक पे जो प्लेयर रहता है, उस पे भी कभी कभार अगर नॉन स्ट्राइक पे कोई अटैकिंग प्लेयर रहा, वो इतनी देर देर तक अपने आप को देख नहीं पाता कि वो प्लेयर डॉट करते रहे, प्लेस करते रहे। जो नॉन स्ट्राइक वाला प्लेयर अगर वो अटैकिंग प्लेयर रहा, तो कभी कभार वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और अपना कंसंट्रेशन खो के वो भी अपनी विकेट दे देता है। जी हाँ, लेकिन जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा की बात आती है तो उनका मतलब वो खेलने का स्टाइल है, जी शायद इंडियन टीम ने भी उनको कहा होगा, और बाकी के बल्लेबाजों की उतनी मतलब समझदारी तो होगी आपस में कि इनका भाई ये ऐसा ही खेलते हैं, अपन को थोड़ा देखना है, वो तो होगा ही। लेकिन देखते हैं कि सेकंड इनिंग में वो कैसा होता है। और एक आपत्तिजनक जो एक मामला हुआ था, जब विराट के डाउन द लेग गेंद गई, उन्होंने ऐसा फ्लिक करने की ट्राई की और इंग्लैंड ने कर दी अपील की भाई आउट है कर। लेकिन तब अंपायर का भी कुछ सॉफ्ट सिग्नल नहीं आया, कुछ नहीं आया। ना हमने देखा कि केन विलियमसन ने रिव्यू लिया था, पूरा टाइम खत्म होने के बाद भी उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन फिर देखा तो अंपायर ने मतलब पूरा देख लिया, मतलब कट लगा क्या वो भी देखा, और कैच कैरी किया कि वो भी देखा है। एक तो उन्होंने पहले सॉफ्ट सिग्नल भी नहीं दिया, वो थोड़ा एक आपत्तिजनक मामला था। लेकिन विराट कोहली ने उसको ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि उनको पता तो आउट नहीं थे करके। लेकिन पर ये कुछ रूल के हिसाब से हुआ नहीं, कुछ तो गड़बड़ लगा वहां पे। तो क्या पता मतलब वहां पे क्या कुछ हुआ था। लेकिन जो भी हो, इंडिया की विकेट नहीं गई, अपने कप्तान वहां पे है और अभी भी खेल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात रहेगी इंडियन ड्रेसिंग रूम में, कि जो विराट कोहली है वो नॉट आउट जा रहे हैं। अगर दिन के आखिरी में, अगर जो किसी भी टीम का कप्तान अगर नॉट आउट जाता है ड्रेसिंग रूम में, तो ड्रेसिंग रूम काफी काम रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है वो अभी भी नॉट आउट है, वो क्रीज पे है, और वो अच्छा खेल रहा है। और इसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज है उसमें ऋषभ पंत है, रविंद्र जडेजा और अश्विन है, जो कि अश्विन भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा हमें पता ही है, और ऋषभ पंत को भी हमें पता है कि वो किस तरीके से खेल को आगे लेके जा सकते हैं। पर जो अब जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पहला दिन पूरा वॉश आउट हो गया। दूसरे दिन जहाँ पे 98 ओवर होने वाले थे, मतलब होने चाहिए थे, वहां पे 64 ओवर ही हो रहे हैं। मतलब फिर भी 34 ओवर का खेल का लॉस हो गया। हालांकि रिजर्व डे है, पर हम अभी -34 में हैं, और आगे और भी बारिश आएंगी। तो क्या पता कितने ओवर्स का लॉस होता है और किस तरीके से खेल जाता है। अगर यहाँ से और अगर 30-35 ओवर का लॉस हो जाता है ना, तो मुझे तो मुश्किल लगता है कि इस गेम का रिजल्ट आएगा। और खासकर इस वजह से, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी तक पिच देखी है, अब हमें पता नहीं कि इंडियन बैट्समैन ने उतना अच्छा एप्लीकेशन दिखाया है, या न्यूजीलैंड की उतनी ठीक बॉलिंग नहीं रही है। क्योंकि क्योंकि इतनी भी दिक्कत नहीं हुई बल्लेबाजों को खेलने में। और अगर ऐसी अगर बल्लेबाज खेलते रहे, तो फिर चार चार दिन की खेल में रिजल्ट आना ये शायद मुश्किल हो जाए।
हमें देखना होगा किस तरीके से होता है। और आज की जो वेदर फोरकास्ट है वो पहले दिन से तो कई गुना अच्छी है। हालांकि जो कल का दिन था उसमें बहुत अच्छी वेदर फोरकास्ट थी, पर बैड लाइट की वजह से हमें ये ओवर्स हमारे वेस्ट हो गए। बारिश तो आई नहीं, थोड़ी बहुत थोड़ी देर के लिए आई थी, 15-20 मिनट के लिए, वो इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी। पर जो खेल रुका वो था क्योंकि बैड लाइट था, मतलब बादलों की वजह से लाइट बिल्कुल भी आ नहीं रहा था, उजाला नहीं था। तो आज हमें देखना होगा और फर्स्ट सेशन में थोड़ा बहुत अगर चांसेस थे स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे में थोड़ी बहुत रेन आने के। पर बाकी का जो सेकंड और थर्ड सेशन का स्टार्टिंग है वो तो अच्छा खासा में दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा किस तरीके से खेल जाता है। जी हाँ, और अगर दर्शकों को मतलब ये संदेह है कि क्या हम आर्टिफिशियल लाइट्स जो रहते हैं ग्राउंड में वो चलाकर मैच कंप्लीट नहीं करवा सकते, लेकिन वैसा नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट में रेड बॉल ज्यादा दिखती नहीं है। इसलिए डे नाइट टेस्ट में जो है पिंक बॉल से खेला जाता है, ना कि रेड बॉल से। तो वो नहीं हो सकता, मतलब अगर आपको संदेह होगा। जी हाँ, बहुत सही बात थी। तो अब देखते हैं कि बारिश क्या आज के दिन भी खलर डालेंगी और कितना दिन तक खेल उभरता है। और शायद हमें आज थोड़ा एक अंदेशा मिल जाए, आज तो नहीं पर कल के खेल तक अंदेशा एक मिल जाएगा कि ये गेम का रिजल्ट निकलने वाला भी है कि नहीं। क्योंकि देखिए रिजर्व डे तो जरूर है, पर रिजर्व डे की जो घोषणा होगी ना वो 22 जून को होगी। मतलब जब पांचों दिन ऑफिशियली पांचों दिन के जब खेल खत्म हो जाएगा उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि रिजर्व डे लेना है कि नहीं। तो रिजर्व डे तो जरूर है और मुझे लगता है कि वो लिया भी जाएगा। पर अभी तक ऐसी ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं हुई है। तो देखते हैं किस तरीके से खेल जाते हैं। और और थोड़ी बहुत अगर मतलब वहां पे स्पिन को मदद मिलने लग गई जी तो मतलब फिर तो इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के मतलब फोर्थ इनिंग में न्यूजीलैंड की बैटिंग आने वाली है। और तब तक अगर पिच थोड़ी ड्राई हो गई, जो हमने रैशेज भी देखे हो तो मतलब रब्स बने थे, अगर थोड़ा गेंद घूमता है तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिक्कत तो होने वाली है। जी। और इंडिया के स्पिनर्स ऐसे हैं कि वो किसी भी कंडीशन में विकेट निकालने में माहिर है। और अगर कंडीशन उनके सूटेबल हो जाए तो फिर वो बड़ी दिक्कत में डाल सकते हैं बैट्समैन को। तो ये तो हो गया। त- जी तब तो मतलब अश्विन से ज्यादा खतरनाक मुझे जडेजा लगने लग जाते हैं, अगर बॉल घूमने लग जाए तो। क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेस के साथ उनकी बॉल आती है ना, टप्पा खा के एक्स्ट्रा बाउंस भी उन्हें मिलता है। जी हाँ। जी हाँ। तो ये तो बात हो गई कि इंडिया और न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल। पर एक और खेल जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है वो इंग्लैंड वुमेन्स और इंडियन वुमेन्स के बीच में, जिसमें इंडियन वुमेन्स ने काफी अच्छा कमबैक किया और मैच को ड्रॉ कर दिया। तो सौरभ आप क्या कहना चाहेंगे ये मतलब खेल के बारे में? आ, आपको बता दें कि वुमेन्स का जो है टेस्ट मैच 4 ही दिन का होता है, और उसमें इंडिया मतलब पीछे थी और फॉलो ऑन भी कर रही थी। तब जब लास्ट दिन का खेल जब शुरू हुआ तो जल्दी शेफाली वर्मा की विकेट चली गई। और बाद में मतलब कुछ अच्छा मतलब पूनम राउत और दीप्ति शर्मा ने अच्छा खेला थोड़ा। दीप्ति शर्मा की 50 हुई और पूनम राउत ने भी 39 रन मारे। लेकिन बाद में हरमनप्रीत कौर ने कुछ अच्छा ज्यादा किया नहीं, सस्ते में मतलब 3-4 रन बनाकर आउट हो गई। और मिताली राज भी जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन रहती थी, और इंडिया के हाथ से वो मैच फिसलता जा रहा था। लेकिन जो पार्टनरशिप हुई 9th विकेट के लिए तानिया भाटिया और स्नेह राणा के बीच, वो बहुत ही मतलब बढ़िया थी। और स्नेह राणा ने नाबाद 80 रन्स मारे और तमन्ना भाटिया ने भी 44 रन्स मारे। जी हाँ। तो तारीफ करनी होगी उन दोनों की। जी। और ये और जो उनके ड्रॉ था, ये जो ड्रॉ था वो वन ऑफ द, जैसे हमने सिडनी की बात हुई थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, किस तरीके से लड़के इंडिया इंडिया टीम ने किस तरीके से वो मैच ड्रॉ करवाया था। तो इंडियन वुमेन्स के जो इतिहास में ये भी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रॉइच है। क्योंकि इंडिया बहुत पीछे लगी हुई थी, 165 रन लीड थी इंग्लैंड के पास जब इंडिया को फॉलो ऑन मिला गया।
फिर पहली विकेट जल्दी गई स्मृति मंदाना की। फिर जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो हमें लग रहा था कि शेफाली वर्मा बहुत बढ़िया खेलेगी, पर वो भी 10-15 रन और बनाती है, 65 पे उनकी विकेट चली जाती है। और उसके बाद फिर तानिया सॉरी पूनम राउत और दीप्ति शर्मा के बीच में एक पार्टनरशिप होती है, वो फ्रस्ट्रेट कर देती है इंग्लैंड बॉलर्स को। हालांकि वो इतने बढ़िया स्ट्राइक से 30-35 स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, पर वो बहुत ज्यादा गेंदें खेलते हैं और फ्रस्ट्रेट कर देते हैं इंग्लैंड बॉलर्स को। पर उसके बाद फिर जैसी विकेट जाती है तो मिताली राज भी चलती जाती है, हरमनप्रीत कौर का भी चले जाता है, और लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अब इंडिया कोलैप्स करते है। पर फिर उसके बाद फिर स्नेहा राणा और तानिया भट्टे के बीच में अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों दोनों ये इंश्योर कर देती कि मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। तो हमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन करना होगा इंडियन वुमेन्स टीम के लिए भी। हालांकि उनकी इतनी बात नहीं होती है, पर धीरे धीरे उनका जो इंडियन वुमेन्स मतलब वुमेन्स क्रिकेट का है उसका भी स्तर बढ़ते ही जा रहा है। जी हाँ। और जिस तरीके से इंडियन मेंस का जो WTC फाइनल का लास्ट गेम चला है, उस तरीके से देखते हैं कि ओपनिंग में बहुत बढ़िया साझेदारी हुई, 62 रन्स की, और दोनों ने संभल के बल्लेबाजी की। और जो कहते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट मिलना जरूरी है ऐसे बड़ी गेम में, तो वो उन्होंने दी थी इंडिया को। लेकिन बाद में जब वो आउट हुए तो फर्स्ट सेशन थोड़ा जो इंडिया के फेवर में था, मतलब पूरा वो 50-50 हैंगिंग इन द बैलेंस हो गया जब 2 विकेट चली गई फर्स्ट सेशन में। लेकिन सेकंड सेशन थोड़ा हम कह सकते हैं कि इंडिया के फेवर में रहा, क्योंकि एक ही विकेट गई चेतेश्वर पुजारा की और रन भी बने अच्छे। क्योंकि सेकंड सेशन थोड़ा पहले समाप्त हो गया, मतलब प्रीपोन कर दिया था उन्होंने टाइम ड्यू टू बैड लाइट, और फिर थर्ड सेशन तो हो ही नहीं पाया। तो आगे देखते हैं थर्ड डे में क्या कुछ होता है और किस तरीके से इंडिया अपना जो टारगेट है वो सेट करती है। मुझे लगता है 300 से 350 रन अगर बन गए तो इंडिया के अच्छे चांसेस है यहाँ से जीतने के। जी हाँ, पर उसके लिए भी अभी हम लगभग 200 रन हमें और बनाने पड़ेंगे यहाँ से। और अगर ऐसा ना हो, पर अगर गलती से, क्योंकि ये देखिए आज का जो सेशन रहेगा उसमें जो स्टार्टिंग का आधा एक घंटा रहेगा वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर इंडिया ने गलती से 1-2 विकेट वहां पे खो दिए तो फिर चांस बन जाएंगे कि इंडिया 300 तक थोड़ी मुश्किल हो जाए। और अगर आधा एक घंटा विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे निकाल लेते जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी स्किल और टेम्परामेंट है, तो अगर वो निकाल लेते हैं तो इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होगा उसका। जो कि नीचे फिर बल्लेबाज आएंगे, फिर ऋषभ पंत आएंगे, रविंद्र जडेजा आएंगे, क्योंकि इनका हमें खेल पता है कि ये दोनों जो है वो अटैक करके खेलते हैं। मतलब इनका जो स्ट्राइक रेट रहता है वो 50-60 के आसपास के रहते हैं। और ऐसा नहीं कि वो हर बॉल मारने जाते, जो अच्छी गेंद रही उसको सम्मान देते हैं और जो खराब गेंद रही उसे जरूर एक अच्छे शॉट मारते हैं। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से अब दोनों प्लेयर खेलते हैं। इन दोनों पे काफी ज्यादा डिपेंड करेगा कि आज का खेल किस तरफ जाता है। जी हाँ। और जी मतलब इन दोनों की पार्टनरशिप अभी थोड़ी लंबी हो गई, 230 250 तक विकेट नहीं गई, तो फिर पंत और जडेजा आके मतलब अच्छे शॉट मेकर प्लेयर है, वो अच्छा खेल सकते हैं। जी हाँ। तो ठीक है, आज के लिए यही इजाजत इजाजत लेते हैं। तो आज के लिए इतनी ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इस शो को लाइक करें, और ऐसी शो हम डेली लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले ये सब चीजें आप तक पहुंच सके। तो मेरे और सौरभ की ओर से आप सभी को का आज के लिए धन्यवाद।